नमस्कार। हिंदू मॉडल स्कूल की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी जो हिस्ट्री की बुक है उसका जो पहला लेसन है वो रीड कर रहे हैं। इससे पहले जो उसका पहला भाग था उसमें हमने लेसन नंबर 1 के पेज नंबर 1 से लेके 8 तक रीड कर लिए थे, उनको समझ लिया था। आगे हम जो इसका बचा हुआ भाग है उसको रीड करेंगे और समझेंगे। तो आगे टॉपिक दे रखा है क्षेत्र और साम्राज्य। जो अध्याय 2 है, 3 है, 4 है, इनमें जो चोल शासक हैं, तुगलक वंश है और जो मुगल साम्राज्य है उनके बारे में हमें या मुगल शासक उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, कौन था दिल्ली के सुल्तान? गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में हम इसको पढ़ेंगे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। ठीक है, कि जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। जो गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न जो क्षेत्रों के लोग हैं उसकी सेना के आगे क्या करते थे? पलायन करते थे। आगे जैसे मानचित्र है ये दर्शा रखा है। ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं, उनको इसमें क्या किया है? दर्शाया गया है। जैसे ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सिंधु नदी, यहाँ ये क्या है? सतलुज नदी। तो इनके जो आसपास के क्षेत्र हैं जो इसमें क्या किए हैं? दर्शाए गए हैं। तो जैसे ये क्षेत्र है, ये कौन सा है? सिविस्तान है। ये बड़ा है, ये क्या है? उच्च है। ठीक है, और जो ये भाग दे रखा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? मुल्तान। ये है कलानौर। ये कौन सा है? लाहौर। और ये कौन सा है? समाना। ये सरस्वती, ये कोहराम, और ये नंबर 9 पे है, ये है हासी। ये दिल्ली, और ये बदायूं, ये कन्नौज है, और ये है कड़ा, और ये है अवध, और ये बिहार, ये लखनौती, ये जहाजनगर है, ये मालवा है, और ये कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है, और ये हो गया देवगिरी, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया तेलंगाना, और ये है तेलंग, और ये द्वार समुद्र, और ये मालवा। तो आगे जो है भाषा और क्षेत्र, कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, और तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, माबारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें। तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है। कौन सी है? संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। कौन जानते हैं? केवल ब्राह्मण जानते हैं। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। कौन से आयाम? भौगोलिक आयाम। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, और आगे इनके बारे में हम अध्याय 3 और 4 की जो तालिका दे रखी है उसमें हमें पढ़ेंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 है जो इसके बारे में दे रखा है। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी।
इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती थी, मगर समन्वय की सर्वशास्त्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आगे है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। कैसा होता था? सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म जो प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। कि जैसे जो लोग हैं उनकी सामाजिक जो सामाजिक संसार है जो बदलता गया, तो धीरे धीरे जो उनकी आस्थाएं हैं तो उनमें भी काफ़ी क्या आता गया? बदलाव आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। यानी जो हिंदू धर्म था उसमें भी क्या थे? काफ़ी बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके जो संरक्षक थे, संरक्षक क्या होता है कि कोई भी जो प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। आए में तो नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यानी जो आगे जो लेसन आएगा अध्याय 8, उसमें इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों, कौन सदी में? 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधिसम्मत नेता मानते थे। किसको? पैगंबर साहब। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। किसको? खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। कौन? जो सुन्नी थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। कौन कहलाते थे? खलीफा। जो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का जो नेतृत्व कर रहे थे वो क्या कहलाते थे? खलीफा। और आगे भी इनकी परंपरा चली रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। कौन कौन से? हनफी और शफी की विभिन्न जो परंपराएं हैं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका यह नजरिया कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है। विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने
इन्होंने अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। कितने युगों में? 3 युगों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो यह जो विभाजन है यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत ही कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों गांव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राजा और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे इसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, यानी इस जो कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो इसके बारे में है मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, इसमें आपको कृषक, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? कृषक, समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में भी हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी इन सब के बारे में हमें ये जो बुक हमारी इसमें हमें पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। ठीक है, इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर जो मध्यकाल है इसकी तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। किसी का? भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का क्या है? भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल जो रूढ़िवादी था उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। किनको? जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां थी उनको आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। यानी जो पिछले हमने 6ठी कक्षा में पढ़ी थी उन बातों को हम जो इस बुक में पढ़ेंगे, यानी 7वीं कक्षा की जो किताब इसमें पढ़ेंगे उनसे हम क्या करेंगे? इनकी तुलना करेंगे। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और हमें ये देखना है कि इसमें कहाँ फेरबदल किया गया है, बदलाव किया गया है और कहाँ नहीं किया गया। और आज हम जो अपने आसपास की दुनिया है उस पर भी नज़र डालकर देखेंगे कि और कुछ क्या बदला है या वैसा ही रहा है या उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। हमारा जो लेसन है वो पूरा हो चुका है। आप इसको अच्छे से समझना और रीड करना।